ओके, तो अब हम बात करेंगे अबाउट द फाइटोक्रोम सिग्नलिंग पाथवे। आप लोगों के साथ शेयर हो रही है स्क्रीन? यस मैम। ओके, तो जिस तरीके से हम किसी भी पाथवे की बात करते हैं, किसी भी हार्मोन की बात करते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जिसके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जिनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर जो है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो हैं वो शो करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से फाइटोक्रोम्स जो हैं उनके सिग्नलिंग पाथवे को भी हम सेम पैटर्न पे जो है वो देख सकते हैं कि फाइटोक्रोम्स भी अल्टर कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं अपनी प्रोटीन के साथ और दूसरे सेलुलर कंपोनेंट्स के साथ, जो कि उनके आप कह लें कि चेंजेस लाने के लिए, जैसे कि ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, पोजीशन ऑफ द ऑर्गन है, उसको चेंज करने के लिए फिर उसकी हेल्प कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर और बायोलॉजिकल जो बायोकेमिकल टेक्निक्स जो कि इसको समझने के लिए, अनरिवील करने के लिए, रेवल करने के लिए जो यूज़ की गई हैं फाइटोक्रोम के एक्शन को और सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को, उससे हमें पता चलता है कि दो तरह के कैटेगरीज में आप इसके जो फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सेज हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक है आयन फ्लक्सेस विच कॉज द रिलेटिवली रैपिड टर्गर रिस्पॉन्सेज, यानी कि आयन की चेंजेस की वजह से जो रिलेटिवली रैपिड हम रिस्पॉन्सेज कहते हैं वो इनकी वजह से आते हैं। और दूसरा है ऑल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन, जो हम कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म जो रिस्पॉन्सेज हैं या जिनके रिजल्ट्स जो हैं उनको टाइम लगता है, उनको फिर जाहिर है कि उनमें फिर जीन एक्सप्रेशन जो है वो इन्वॉल्व होगा, जीन जाकर ट्रिगर होगा, फिर उसका प्रोडक्ट आएगा। फिर वो अर्ली जीन भी हो सकते हैं, वो लेट जीन भी हो सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट हो, जैसे कि हमने पहले हार्मोन में भी पढ़ा हुआ है। तो जो वेरी अर्ली जीन वो होते हैं जिनके जो प्रोडक्ट हैं वो दूसरे किसी जीन की को जो है एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी चलेगा। तो उसी लिहाज से हम इसी को देखेंगे कि आयन फ्लक्सेस जिसमें रिलेटिवली रैपिड अगर रिस्पॉन्सेज शामिल है वो क्या है, और ऑल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है, और उससे फिर जो लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सेज हैं वो कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयन फ्लक्सेस या मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स की रेगुलेशन, और उसमें देखते हैं कि फाइटोक्रोम जो है वो ये काम कैसे करते हैं। जैसे कि जिनमें हमारे पास आता है कि जो बिल्कुल सेकंड्स में या पल्सेस ऑफ लाइट में जो रिस्पॉन्सेज जो हैं वो शो कर सकते हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि जब हमने बीएससी में इसको पढ़ा था, बीएस में पढ़ा था, तो मैंने आपको एक कोलेप्टाइल की जो है वो अटैचमेंट विद द वॉल ऑफ द ग्लास, और इसके लिहाज से भी मैंने आपको रेड लाइट इंफ्रारेड लाइट के बताया था। तो बिल्कुल उसी की एग्जांपल अगर आप उसको रिकॉल कर लें, लेकिन वो यहाँ पे उतनी एक्सप्लेन नहीं है जैसे वहाँ पे मैंने की थी, आप उसको दोबारा से अपने नोट्स में देख सकते हैं। तो वो भी इसी में शामिल है कि अगर रेड एंड फारेड लाइट देते हैं ऑन द सरफेस पोटेंशियल्स ऑफ द रूट एंड ओट कोलेप्टाइल को वो चेंज कर देता है। और रेड में हमने देखा था कि रेड आती है तो वो अटैच हो जाता है विद द वॉल्स, और फार रेड देते हैं तो वो डिटैच हो जाता है, फ्लोट करने लग जाती हैं रूट्स जो है। और in which the lag time between the production of the PFR and the onset of the measurable hyperpolarization occurs within seconds में ये काम जो है वो हो सकता है। देन इसी तरीके से आयन फ्लक्सेस एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल की एग्जांपल में हम लेते हैं मेगोशिया की एग्जांपल। मेगोशिया में these use the red light to stimulate the rapid chloroplast movement in their cells, और इन स्पीशीज में जैसे कि अरेबिडोप्सिस को भी इसमें आप ले सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट्स आर मीडिएटेड बाय द blue light through the action of the phototropin photoreceptor protein, means के फाइटोक्रोम्स along with phototropin दोनों मिल के जो मूवमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट विद इन द सेल जो है इसका काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। तो फोटोट्रोपिन भी इसमें इन्वॉल्व होंगी और फाइटोक्रोम भी इन्वॉल्व होंगी। तो मिगोशिया में क्योंकि इनको स्टडी किया गया है कि क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट फाइटोक्रोम अलोंग विद फोटोट्रोपिन कैसे होते हैं, तो जो ये इसका कॉम्प्लेक्स बनता है फाइटोक्रोम का फोटोट्रोपिन के साथ, उसको हम नाम देंगे नियोक्रोम का। ठीक है, फाइटोक्रोम प्लस फोटोट्रोपिन, इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहेंगे नियोक्रोम। और ये जो है क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट को इनमें देखा गया है कि ये रेड इंफ्रारेड रिवर्सिबिलिटी के जरिए मूवमेंट्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट को रेगुलेट करती हैं इन मिगोशिया प्लांट। मिगोशिया में दिस आल्सो अपीयर्स दैट हैव इवॉल्व्ड द एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट द रेड लाइट एज अ सिग्नल टू इंड्यूस द रिस्पॉन्स, यानी कि फाइटोक्रोम क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट्स दैट इज टिपिकली मीडिएटेड बाय द ब्लू लाइट। पहले भी हमने काफ़ी दफ़े बात की है कि ब्लू लाइट जो है वो क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट्स की रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ पे हम इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे हैं कि इसमें फाइटोक्रोम अलोंग विद फोटोट्रोपिन जो है वो इसके साथ जो है वो इन्वॉल्व है इस काम को करवाने में।
नाउ अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं कि जिसमें फाइटोक्रोम जीन एक्सप्रेशन को जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कोई भी हार्मोन करता है कि उसमें कुछ मॉड्यूलर एलिमेंट्स होते हैं, कुछ नंबर है, कुछ पोजीशन है, फ्लैंकिंग रीजन्स हैं, सीक्वेंसेस हैं, बाइंडिंग एक्टिविटीज़ हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किसी की जीन के साथ बाइंड हो रहे हैं, किसी के साथ बाइंड नहीं हो रहे, किसी के साथ अटैच हो रहे हैं, किसी की डिग्रेडेशन हो रही है। तो बिल्कुल उसी तरह के कुछ जो आप कह लें कि जो सीक्वेंसेस हैं वो आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं फाइटोक्रोम से रिलेटेड फोटोमॉर्फोजेनेसिस के प्रोसेसेस में, जिसमें हम देखेंगे कि वन बाय वन करके कि ये इनमें कौन कौन से ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि इसके साथ काम करते हैं, कौन कौन से जीन हैं और इसका इसका पैटर्न क्या है। तो जब मैंने आपको हार्मोन पढ़ाया था तो तब भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह के आप कह लें कि जो काम करने का तरीकाकार हो सकता है किसी भी हार्मोन का, कि वो पॉजिटिव रेगुलेटर के तौर पे काम करे या वो नेगेटिव रेगुलेटर के तौर पे काम करे। और फिर उसके लिए भी मैंने आपको स्विच की एग्जांपल दी थी कि किसी चीज़ की प्रेजेंस में उसका हो जाना तो वो पॉजिटिव रेगुलेटर कहलाता है, और किसी चीज़ की प्रेजेंस में किसी काम का ना होना तो वो उसका नेगेटिव जो है वो रेगुलेटर कहलाता है। रिप्रेसर प्रोटीन की एग्जांपल आपके सामने है। रिप्रेसर प्रोटीन के तौर पे ही अभी आप देखेंगे कि फाइटोक्रोम में भी कुछ इसी तरीके का आपको ये जो नेगेटिव रेगुलेशन है इसी तरह की मिलेगी। बहुत सारे एंजाइम कह रही हूँ, बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जिनको ये डे लाइट में जो है वो उनको आप कह लें कि एक्सप्रेस होने से रोकेंगे और एट नाइट उनको एक्सप्रेस करवाएंगे। और इसी तरीके से ये डिफरेंट जो डे और नाइट में जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हो रहे होंगे उनको फिर इन्हीं जीन्स की एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन को ब्लॉक करके जो है वो रेगुलेट करेंगे। इन सब से रिलेटेड बात जो है ये जो मैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, और कुछ जो यहाँ पे उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स जीन और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जीन से रिलेटेड, जैसे हार्मोन के बारे में हमने बात की थी कि जिस तरीके से वहाँ पे था कि जो जिनके जो प्रोडक्ट है वो दूसरे जीन्स के ऊपर एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट करेंगे, उन जीन्स को जो कि फाइटोक्रोम से मुतासिर होंगे उनको हम कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स जीन। और ऐसे जिनके जो कि किसी और जीन के प्रोडक्ट से रेगुलेट होंगे, यानी कि एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट कर रहे होंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स जीन्स के जो प्रोटीन है, तो उसको हम कहेंगे कि वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जीन है जो कि फिर न्यू प्रोटीन्स बनाने के लिए जो इस्तेमाल होंगे। तो जिस तरह हम किसी भी हार्मोन से उसके रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बात करते हैं, इसी तरीके से वो तमाम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, वो तमाम प्रोटीन्स जो कि फाइटोक्रोम के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उनको फिर हम कलेक्टिवली कहेंगे फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर्स या PIFS। और PIF उसके साथ हम मतलब उसको प्लूरल बनाने के लिए S यूज़ कर लेंगे। और दिस एक्ट एज अर्ली सिग्नलिंग के तौर पे ये काम करेंगे, मतलब किसी भी जीन को एक्सप्रेस हो रहा होगा तो स्टॉप करवाने के लिए, ये स्टॉप हो रहा होगा तो उसको एक्सप्रेस करवाने के लिए काम करेंगे। तो ये प्रोटीन कौन सी हैं और ये किस तरीके से काम करती हैं, तो ये जैसे कि एटियोलेशन के प्रोसेस में आप जानते हैं कि डार्क ग्रोन जो सीडलिंग्स होती हैं उनमें जो आप तमाम चेंजेस देखते हैं कि उसका जो स्टेम है वो लैंगोटेड हो जाता है, उसके जो लीफ हैं वो फोल्डेड रहते हैं, उसमें एंथोसायनिन की प्रोडक्शन हो जाती है। तो कलेक्टिवली इन तमाम रिस्पॉन्सेज को हम एक नाम देंगे जिसको हम कहेंगे फोटोमॉर्फोजेनेसिस। जैसे फोटोमॉर्फोजेनेसिस लाइट में होने वाली जो चेंजेस हैं उनको हम कहेंगे फोटोमॉर्फोजेनेसिस। इसी तरह जो डार्क में होने वाली चेंजेस हैं, डेवलपमेंटल चेंजेस हैं जो एटियोलेशन की आप समझ लेंगे जो रिजेंबल करती हैं, उनको हम कहेंगे स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो इन दोनों में चाहे आप कह लें कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस है चाहे स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस है, वो तब इंटरेक्टिंग फैक्टर्स जो हैं ये फाइटोक्रोम्स के साथ जो है मिल के इन दोनों मॉर्फोजेनेसिस के जो रिस्पॉन्सेज हैं फोटो एंड स्कोटो को जो है वो सर अंजाम देती हैं। और इसके साथ साथ एक और काम जो ये करते हैं वो फास्फोराइलेशन एंड डीफास्फोराइलेशन है। जैसे किसी भी प्रोटीन की एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन के लिए फास्फोराइलेशन एंड डीफास्फोराइलेशन रिक्वायर्ड होती है, बिल्कुल इसी तरीके से इन प्रोटीन्स की एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन के लिए भी फास्फोराइलेशन एंड डीफास्फोराइलेशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी। अनदर थिंग विच यू कैन ऐड हियर कि जैसे आप लोगों ने हार्मोन में जैसे पढ़ा था कि खास किस्म का सेट ऑफ द प्रोटीन्स दैट इज एक्टिंग, दोज आर एक्टिंग एज रिप्रेसिव प्रोटीन। और अगर आपने किसी जीन को एक्टिवेट करना है तो उस रिप्रेसिव प्रोटीन को आपको डिग्रेड करना पड़ता है, और उस डिग्रेडेशन के लिए यू हैव टू डू द एक्टिविटी ऑफ और सॉरी द सेलुलर चेंजेस हैव टू डू द एक्टिविटी ऑफ डिग्रेडेशन प्रोसेस, जिसको हम यूबिक्विटिनाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। और उसके बाद वो प्रोटियोसोम में जाके वो प्रोटीन जो है वो डिग्रेड हो जाती है
और पहले यूबिक्यूटिन जो है वो उसके साथ लाइगेट करती है प्रोटीन के साथ जिसने डिग्रेड होना होता है, उसको टारगेट करती है, एंड देन फिर वो जाके जो यूबिक्यूटिन के साथ टैग्ड प्रोटीन होती है वो प्रोटियोसोम में जाके डिग्रेड हो जाती है। इस तरीके से रिप्रेसिव प्रोटीन जब डिग्रेड हो जाती है तो वो जो आप कह दें कि रेगुलेटरी पोर्शन है जीन का किसी का भी, वो फ्री हो जाता है, और उसके बाद वो जीन जो है वो उसका उल्ट परफॉर्म करता है। अगर रिप्रेसर की प्रेजेंस में वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा था तो वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है। अगर रिप्रेसर की प्रेजेंस में, वैसे तो रिप्रेसर हम कहते ही उसको कि जिसके प्रेजेंस में जो जीन जो है वो एक्सप्रेस ना हो रहा हो, और दूसरी सूरत में क्या है कि अगर रिप्रेसर प्रोड्यूस ही ना हो तो वो एक्सप्रेस रहता है, और अगर या दूसरा सूरत क्या है कि अगर रिप्रेसर प्रोड्यूस हो रही है तो उसको डिग्रेड कर दिया जाए ताकि उस जीन को, खास किस्म के जीन जो कि रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स के लिए, उसको हम जो है वो एक्सप्रेस करवा सकें। इन्हीं में से जो ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर्स, इनको आप समझ लें कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ही समझ लें जो कि फाइटोक्रोम के साथ मिलके जो है वो काम करते हैं। तो इन्हीं में जो सबसे मशहूर आप कह लें कि जो सबसे ज़्यादा देखा गया है प्लांट्स में स्टडीज़ में, उसका नाम है PIF3, ठीक है। और ये एक्चुअली है क्या, आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का पूरा एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने डिफरेंट क्लासेस पढ़ी थी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की। तो अगर आपको याद हो तो उसमें एक क्लास थी बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स, ठीक है, BHLH। तो उसी बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स की कैटेगरी से, क्लास से PIF3 का जो है वो ताल्लुक है। और ये देखा गया है कि ये ना सिर्फ फाइटोक्रोम A बल्कि फाइटोक्रोम B दोनों के जो जीन्स हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट करता है और उनके साथ मिलके जो है ये काम करता है। PIF3 के अलावा बहुत सारे दूसरे भी PIF जो हैं जिनको हम कलेक्टिवली PIF लाइक प्रोटीन्स का नाम दे देंगे, आर पर्टिकुलरली नोटेबल बिकॉज एटलीस्ट 5 मेंबर्स जो हैं वो कहते हैं कि जीन फैमिलीज जो हैं वो इनको इनकोड करती हैं, और ये सेलेक्टिवली इनका काम सिर्फ यही है PIFs का कि ये फाइटोक्रोम के साथ ही ये इंटरेक्ट करते हैं। और फाइटोक्रोम में भी जो उसकी फंक्शनल फॉर्म है ना, PFR फॉर्म, उसके साथ ये इनकी जो है वो इंटरेक्शन होती है, और उसके बाद फिर जो है वो अपना काम सर अंजाम देते हैं। The fact that these proteins are localized into the nucleus and can bind to the DNA suggests that their intimate association with the phytochrome and gene transcription। एक्सपेरिमेंट के जरिए इस चीज़ को प्रूव किया गया है कि ये ना सिर्फ न्यूक्लियस में ट्रैवल करती हैं PIFs जो हैं, और फाइटोक्रोम की जो रिलेटेड जीन्स हैं उनके साथ इनकी बाइंडिंग भी होती है, जिससे हमें साबित होता है कि दीज आर स्पेसिफिक फॉर द फाइटोक्रोम, एंड इनका काम जो है वो इनसे रिलेटेड ही है PIFs का, और ये बाकियों के साथ इनका जो आप कहने के इंटरेक्शन है वो नहीं होता। ये उसी की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये जो सारी बात मैंने आपको समझाई है, सिग्नलिंग का पाथवे और फाइटोक्रोम का करने का तरीक़ेकार, जिसमें 2 तरह के आपको आप कह लें कि कंडीशंस के ज़रिए आपको समझाए हुए। इसको पहले जो अपर पार्ट है पिक्चर का, इसमें दिन और रात दोनों को दिखाया हुआ है, और ये वो है ये वो हिस्सा A जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक ऐसे जीन को जो कि PIF के साथ इंड्यूस होते हैं, यानी कि PIF उनको इंड्यूस करवाने का बायस है, उनको एक्सप्रेस करवाने का बायस है। तो दोनों कंडीशंस में हम देखेंगे कि PIF जो है, जो इंड्यूसिबल जीन्स हैं, रात के टाइम पे उनके साथ क्या सलूक करते हैं और दिन के टाइम पे उसके साथ क्या सलूक करते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, रात की हम बात करें, जो मून है, ये दिस इंडिकेट द नाइट, और द शेड और द डार्क, कुछ भी आप उसको ले लें, और जो सन है दिस रिप्रेजेंट द ब्राइट लाइट, डे लाइट एंड सो ऑन, ठीक है। तो डार्कनेस में हम बात करें कि डार्कनेस हो, शेड हो या नाइट हो, इसमें जो PR है वो PIF के साथ जो है वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये इंटरेक्ट करेगा उन जीन को जिनको हमने बताया कि इंड्यूसिबल जीन है बिकॉज ऑफ द PIFs, जिनको इंड्यूसिबल इंड्यूस कर सकती हैं। और रात के टाइम पे इनकी रेगुलेटरी पोर्शन के साथ अटैचमेंट जो है PIFs की, वो इसको ट्रिगर कर देगा और ये जीन एक्सप्रेस होंगे। दिन में क्या होगा कि यही PIFs, क्योंकि अगर ये इसके साथ अटैच रहेंगे तो ये तो इसको एक्सप्रेस करवाते रहेंगे, लेकिन दिन के टाइम जो रिस्पॉन्स होना है उनके लिए इन इंड्यूसिबल जीन्स का एक्सप्रेस ना होना इज़ रिक्वायर्ड, सो दैट ये जो PIFs हैं इनका डिग्रेड होना ज़रूरी है। तो दिन के टाइम क्या होगा कि डे लाइट को अब्जॉर्ब करके PR विल बी कन्वर्टेड इनटू PFR, और PFR फिर PIF के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एंड दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज़ एक्चुअली द you can say the initiation toward the pathway जो कि इनको डिग्रेडेशन की तरफ लेके जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पाथवे सेम ही है कि पहले यूबिक्यूटिन के साथ ये अटैच होंगे और फिर
इनको प्रोटियोसोम में लेके जाएगा और वहाँ पे जाके वो डिग्रेड हो जाएगी। पाथवे वही है, बस यहाँ पे सिर्फ उसको सिम्बॉलिकली दिखाया गया कि पीआईएफ के जो है वो पीएफआर के साथ अटैच हो गई हैं, लेकिन एक्चुअली इसके अटैचमेंट के बाद इनमें यूबिक्यूटिन का टैग लगेगा, फिर ये प्रोटियोसोम में जाएंगे और वहाँ पे जाके ये डिग्रेड होंगे। तो इनकी डिग्रेडेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो रेगुलेटरी पोर्शन है इंड्यूसिबल जीन्स का वो फ्री हो जाएगा फ्रॉम पीआईएफ, और जिसकी वजह से इनका एक्सप्रेशन जो है जीन का, क्योंकि ये इंड्यूसिबल थे बिकॉज ऑफ द पीआईएफ, तो अब वो मौजूद नहीं है, तो डे टाइम में ये जीन जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे या इनका एक्सप्रेशन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास केस है एक ऐसी जीन्स का जो कि जिनकी डे में जिनका एक्सप्रेस होना रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो काम करने का तरीकाकार वही है, लेकिन रात को जब पीआईएफ उनके साथ पीआईएफ जो है उनके साथ अटैक करेंगी उनके रेगुलेटरी पोर्शन के साथ, तो ये उनको सप्रेस कर देंगी उन जीन को, और डे टाइम में जब पीआईएफ उनमें प्रेजेंट नहीं होंगी तो ये उनको एक्सप्रेस होने देंगी, यानी कि जब वो फ्री हो जाएंगे फ्रॉम पीआईएफ तो ये फ्री हो तो वो उनको एक्सप्रेस करवा देंगी। मतलब प्रोटीन एक ही है, सेट ऑफ द प्रोटीन सेम है, फाइटोक्रोम सेम है, लेकिन डिफरेंट जीन के साथ उनकी मैनिपुलेशन उनकी वर्किंग जो है वो डिफरेंट है। अगर इंड्यूसिबल जीन है तो उनके साथ वो पॉजिटिव रेगुलेटर के तौर पे काम कर रहे हैं, अगर रिप्रेसिबल जीन है तो उनके साथ वो नेगेटिव रेगुलेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ जो है वो चलते हैं। जी बेटा, आवाज आ रही है? कहीं मैं बोलती जाऊं और आप कोई ना यहाँ पे। जी मैम, नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, सो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड फिर आप समझ लें कि इसी की डिटेल है कि कैसे ये जो प्रोटीन्स हैं इनकी फास्फोराइलेशन और डीफास्फोराइलेशन होती है, और ये जो मैं अभी आपको टैगिंग का बता रही थी वो भी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि देयर आर सम मेम्ब्रेन एसोसिएटेड फाइटोक्रोम काइनेज सबस्ट्रेट्स जो कि मेम्ब्रेन के साथ मौजूद है, जैसे किसी भी हार्मोन के रिसेप्टर्स जो है ना मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, इसी तरीके से फाइटोक्रोम के काइनेज सबस्ट्रेट जो कि फास्फोराइलेशन डीफास्फोराइलेशन कर सकते हैं फाइटोक्रोम की, ये मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होती हैं ये प्रोटीन, और इनका काम क्या है कि ये डिफरेंट टाइप्स की जो फाइटोक्रोम्स की एक्टिविटी है उसको ये मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फास्फोराइलेशन एंड डीफास्फोराइलेशन। वैसे भी आपको पता है कि काइनेज एंजाइम जहाँ पे आ जाता है तो दिस इज मेंट फॉर द फास्फोराइलेशन अटैचमेंट ऑफ द, या यू कैन से फास्फोड को के बॉन्ड को जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच करवाता है। तो ये फास्फोराइलेशन एंड डीफास्फोराइलेशन आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन। तो उनमें मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक एनालिसिस सजेस्ट दैट दीज प्रोटीन एक्ट सिलेक्टिवली टू प्रमोट फाइटोक्रोम ए मीडिएटेड VLFRs जो होते हैं, ये फाइटोक्रोम ए जिन VLFRs को प्रमोट करता है वो इन्हीं काइनेज सबस्ट्रेट प्रोटीन्स की वजह से ही वो इनको सरंजाम दे पाता है। इसके अलावा नंबर ऑफ फॉस्फेटेजेस जैसे काइनेज फास्फोराइलेशन के लिए रिक्वायर्ड है, इसी तरह नंबर ऑफ फॉस्फेटेजेस डीफॉस्फोराइलेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है, दे आर आल्सो इंटरेक्ट विद द फाइटोक्रोम प्रोटीन एंड रेगुलेट देयर फास्फोराइलेशन स्टेट। जो तीन तरह के आप कह लें कि जीन्स जिनको आइडेंटिफाई किया गया है जो कि स्क्रीन किए गए हैं, जैसे दूसरे कामों में भी हम करते हैं कि उनके म्यूटेंट्स बना लेते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल जीन जो कि उस खास काम को सरअंजाम दे रहे हैं। तो फाइटोक्रोम से रिलेटेड जो तीन तरह के जीन जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं और उसकी डिफरेंट लाइट ग्रोन और डार्क ग्रोन जो प्लांट्स हैं उनमें जो ऑब्जर्व किए गए हैं, उनको फिर ये तीन तरह के जो है वो जीन है इनमें है। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनेसिस 1 जिसको COP1 का नाम दिया गया है। COP1 ना सिर्फ फाइटोक्रोम के साथ काम करता है, ये जीन फाइटोक्रोम के साथ मिलकर काम करता है, बल्कि ये फ्लावरिंग में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेटर अगर आप किसी और जगह पे फ्लावरिंग के बारे में वैसे आपने पढ़ा भी हुआ है, लेकिन आप इसको देखेंगे कि COP1 ना सिर्फ फाइटोक्रोम के साथ मिलकर काम करता है बल्कि ये फ्लावरिंग में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम जो है वो सरअंजाम देता है। इसके अलावा जो दूसरे जीन की कैटेगरी जिसको आप कह सकते हैं कि जो फाइटोक्रोम के साथ इन्वॉल्व हैं वो है डी इथियोलेटेड, जिनको हम डेट से रिप्रेजेंट करेंगे, DET से, और तीसरे को हमने नाम दिया है फुस्का का जो है FUSCA, और ये जो जीन है ये फुस्का जिसको हम FUS से रिप्रेजेंट करेंगे, इनको कहा जाता है कि डार्क रेड कलर के ये एंथोसायनिन आप कह लें कि जो है वो इनकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं। अगर ये जीन ट्रिगर करें या ये जीन एक्सप्रेस हो तो डार्क रेड कलर की एंथोसायनिन जो है वो डे लाइट में अकोमुलेट होना शुरू हो जाती है सीडलिंग में इन जीन की एक्टिविटी की वजह से।
सो मैनी ऑफ द जीन्स आर एलीलिक हैं, मतलब एलीलिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं, एंड दे इनकोड द प्रोटीन। एलीलिक मतलब इनकी मोर देन वन फॉर्म्स जो हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे ए बी आप लोगों ने एलील्स पढ़े होंगे, या मल्टाई एलील्स होते हैं, तो इनकी भी एलीलिक फॉर्म्स पाई जाती हैं। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो ये प्रोटीन इनकोड करते हैं उनको कलेक्टिवली, क्योंकि तीनों ही इन्वॉल्व हैं फाइटोक्रोम के साथ, तो कलेक्टिवली इनकी प्रोटीन को कोप स्लैश डेट स्लैश फर्स्ट के नाम से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी उसी के बारे में लिखा हुआ है कि जो कोप 1 है, यानी कि COP1, इसकी एक और ख़ास किस्म की एक प्रोटीन को इनकोड करता है, जिसको कोप 1 सुप्रेसर ऑफ फाइटोक्रोम ए का नाम दिया जाता है। ये अलोंग विद द यू कैन से कोप 9, ये दोनों के साथ मिलकर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये कॉम्प्लेक्सेस ना सिर्फ यूबिक्विटिनाइजेशन और प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन ऑफ द फोटोमॉर्फोजेनेसिस प्रोमोटिंग प्रोटीन के करते हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोप 1 जो है वो फ्लावरिंग में भी इन्वॉल्व होता है। तो ये कोप 1 का ही बताया गया है कि वो किस तरीके से यूबिक्विटिनाइजेशन को सरअंजाम देता है, उसका सारा पाथवे है। ऊपर वाला जो हाफ है जो कि आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है, ये डे लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि सन से रिप्रेजेंटेड है, और जो नीचे वाला हाफ है ये डार्कनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम किसी एक जीन की आप कह लें कि एक्सप्रेशन चाहते हैं, तो किस तरीके से कोप 1 और SPA और फाइटोक्रोम, जिसके साथ ये कोप 1 मिलके तो हैं जो काम करेंगे, और फिर उसकी एसोसिएटेड जो प्रोटीन्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जिनको हम कह लें, कि जो इसके साथ यहाँ पे HFR1, HYS एंड LAF1 को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि उसके प्रोमोटर रीजन के साथ अटैच हो सकते हैं। तो कोप 1 SPA के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना के किस तरीके से उन प्रोटीन्स को डिग्रेड करवाता है कि जिनको हम फिर रेगुलेटरी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डे लाइट में क्योंकि आपको एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है, तो प्रोटीन प्रोमोटर रीजन के साथ अटैच है, और कोप 1 जो है SPA1 के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, लेकिन जो है इस टाइम पे इसका कोई आप कह लें कि क्योंकि काम नहीं है, डिग्रेडेशन इसने नहीं करवानी, लिहाजा ये रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोसोल, वहाँ पे वापस चला जाएगा। और जब इसने डिग्रेडेशन का काम करवाना होगा तो फिर ये साइटोसोल से वापस न्यूक्लियस के अंदर आएगा, और फाइटोक्रोम ए के साथ मिलकर ये यूबिक्विटिनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो करवाएगा, जो कि नाइट में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो डे में क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोप 1 इससे सेपरेट होकर, और ये बाहर की तरफ जो निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि ये साइटोसोल में वापस चला जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये रेगुलेटरी पोर्शन के साथ अटैच हो जाएंगे, एंड दिस विल यू कैन से द अप रेगुलेशन इसकी करेंगे, और जीन विल बी एक्सप्रेस्ड at night when these transcription factors are not required. कोप 1 जो है दोबारा से एंटर होगा इनटू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आने के लिए SPA1 का जो है इसको सहारा लेना पड़ेगा। अंदर एंटर होने के बाद ये जो है इन तीनों की यूबिक्विटिन के साथ टैग्स इनको लगा देगा। इनकी वजह से ये देखिए आप, इसको भी टैग लग गया यूबिक्विटिन का, इसको भी और इसको भी। और उसके बाद ये सेकंड स्टेप में ये प्रोटियोसोम में 26S प्रोटियोसोम, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको BS में पढ़ाया हुआ है, और इसमें इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से जो रेगुलेटरी पोर्शन है वो फ्री हो जाएंगे फ्रॉम दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और एट नाइट ये जो जीन है ये एक्सप्रेशन इसका ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा। ये उसी की बेटा सारी एक्सप्लेनेशन है, ये जो मैं अभी आपको कोप 1 की और अलॉन्ग विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो बता रही थी। और ये जो लास्ट पे है वो फ्लावरिंग के बारे में बताया हुआ, जो मैं ऑलरेडी आपको 2-3 जगह पे जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेज ऑफ द आप कह लें कि उसके क्रिप्टोक्रोम्स के बारे में एंड फोटोट्रोपिन्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और वो मेजर हमने पोर्शन जो है फोटो रिसेप्टर्स का वो पढ़ लिया है। फाइटोक्रोम पे ज़्यादा डिटेल मौजूद है, क्रिप्टोक्रोम भी काफ़ी ज़्यादा उस पर है, उस पर काम है, मतलब उसका भी स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे आप, जीन रेगुलेशन भी पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उतनी डिटेल नहीं है जितनी कि फाइटोक्रोम के सिलसिले में मौजूद थी। तो यहाँ तक सारा जो हिस्सा है दैट वाज अबाउट फाइटोक्रोम, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम क्रिप्टोक्रोम और फोटोट्रोपिन्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, अदरवाइज फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है। जी बेटा। नो मैम, कोई क्वेश्चन। नो मैम, बस आप